भी किया था कि सर अगर अफेंडर जो है अफेंडर खुद सरेंडर कर जाता है और वो प्रॉपर्टी रिटर्न करने के लिए एग्री हो जाता है कि मैं प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहा हूं और कोर्ट के सामने सरेंडर कर रहा हूं, क्या वहीं पर भी उसके ऊपर हद पनिशमेंट जो है वो इम्पोज हो सकती है या नहीं हो सकती? रिटर्न द स्टोलन प्रॉपर्टी जब अफेंडर स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटर्न करता है टेंडर बिफोर कोर्ट, और कोर्ट के सामने सरेंडर करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम उसके ऊपर हद पनिशमेंट इंपोज नहीं कर सकते। ऐसा कोई मुल्जिम है जिसने चोरी की है, अब वो कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, कोर्ट के सामने सरेंडर हो रहा है और वो प्रॉपर्टी रिटर्न भी कर रहा है, इस सिचुएशन के अंदर उस बंदे के ऊपर जो हद पनिशमेंट है वो हद पनिशमेंट इंपोज नहीं होगी। अब कोर्ट उसको ताज़ीरी पनिशमेंट दे सकती है, बाकी हद पनिशमेंट जो है इस सिचुएशन के अंदर उस बंदे के ऊपर इंपोज नहीं होगी। समझ आया? हाँ बाबा सर सेक्शन 10 जी चौथी में 5 पॉइंट थोड़ी वर्बली बता जो था। कौन सी बाबा? इकरा और इस्तरार? जी सर। देखिए बाबा, इकरा के बारे में हमने पढ़ा था, अगर कोई बंदा किसी बंदे से जबरदस्ती कोई ये अफेंस करवाने की कोशिश करता है, यानी उसको कहता है कि जबरदस्ती में आपको, अगर आपने इस बंदे की चोरी ना की तो मैं आपको मार दूंगा, या उसको कह रहा है कि मैं आपकी बाजू काटूंगा, ग्रीवस हर्ट का जो है ना कोई भी फियर दे रहा है, इस फियर की वजह से अगर कोई बंदा वो ऑफेंस कर देता है, वो ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वहां पर इस सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर भी हद पनिशमेंट इंपोज नहीं हो सकती। और दूसरा हमने पढ़ा था इस्तिरार। इस्तिरार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर वो बंदा एक्सट्रीम हंगर या थ्रिस्ट की वजह से अफेंस करता है, यानी उसको पता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूंगा मैं मर भी सकता हूं, यानी वो बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में है अगर उन्होंने चोरी ना की वो बंदा मर सकता है, तो वहां पर उस सिचुएशन के अंदर हम उसके ऊपर हद पनिशमेंट इंपोज नहीं करेंगे। समझ आया? जी सर। और किसी का सवाल बाबा? ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 जो है वो डील करता है केसेस इन व्हिच हद पनिशमेंट शैल नॉट इम्पोज। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझना है बाबा। सेक्शन 11 केसेस इन व्हिच हद पनिशमेंट shall not enforce। तो सबसे पहले हम इनफोर्स किसे कहते हैं? सर किसी चीज को नाफिज करना, सर लॉ को नाफिज करना। बिल्कुल। तो यहां पर बता रहा है, देखिए ये सेक्शन 10 और 11 जो है, ये बाकी जो हम अदर ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे वहां पर भी सेम लिखे हुए हैं, तो यहां पर इनको गौर से समझिए आप। उन ऑर्डिनेंस जैसा गजब ऑर्डिनेंस हो गया, जिना ऑर्डिनेंस हो गया, वहां पर ये सेक्शन दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनको स्किप करेंगे। यहां पर बताया गया वो कौन से केसेस हैं जहां पर हद पनिशमेंट जो है इनफोर्स नहीं होगी। इनफोर्स हम कहते हैं एग्जीक्यूशन को, यहां पर हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, यानी वो कौन कौन से केसेस होंगे जहां पर हद पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो बाबा सेक्शन 10 और 11 में फर्क क्या होगा? वहां पर भी हद पनिशमेंट इंपोज ही नहीं हो रही थी, यहां पर इंपोज नहीं हो रही, फर्क
फर्क क्या है, कौन सी पॉइंट जो है इनको सेपरेट कर रही है, कोई बताएगा मुझे? हाँ बाबा। सर इसमें फर्क ये है कि पहले सेक्शन 10 में ये बता रहा था कि पनिशमेंट एक होती है देना, एक पनिशमेंट होती है कि पनिशमेंट तो मिल गई, यानी कि कन्वर्ट बंदा हो गया, लेकिन जो भी पनिशमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि यहाँ पर उस चीज को बता रहा है कि जज ने सजा तो दे दी, अभी उस सजा को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा और एग्जीक्यूट ना करने की वजूहत यहाँ पर बता रहा है। वेरी गुड, शाबाश। देखिए सर जी जी बाबा। सर जो सेक्शन नंबर 10 आहे उनमें इम्पोज मतलब तो उहा सज़ा लॻंदी न, ऐं एनफोर्समेंट वारो जेको सेक्शन नंबर 11 आहे उनमें सज़ा त लॻे थी पर बाद में जेकी एग्जीक्यूशन थींदी आहे उहा नथी थिए। उन खां अवल जेको अक्यूज़ आहे उहो या डिटेक्ट थो करे छॾे या टेस्टमनी ॾेई थो सघे त मां अॻिते इहो न करणो हुनजे करे। वो डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, शाबाश। एक मिनट बाबा वेट करें, आजान आ रही है, एक मिनट सिर्फ। वहां पर हद पनिशमेंट उस बंदे के ऊपर हम इम्पोज ही नहीं कर रहे थे। इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं हम हद पनिशमेंट कोड उसके ऊपर इम्पोज कर रही है, पर उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं हो रही, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस है? अब सबसे पहले हमने पढ़ा था हद पनिशमेंट देने के लिए उस बंदे का जो ऑफेंस है वो प्रूव कैसे होगा। तो पहली सिचुएशन हमने पढ़ी थी थ्रू कन्फेशन। तो अगर वो हद पनिशमेंट देने के लिए वो जो ऑफेंस है वो प्रूव हुआ है थ्रू कन्फेशन, तो इफ offense of theft proved only by confession but offender retake from his confession। अब उसको सजा दी गई थी, उस बंदे को सजा दी गई थी, कोर्ट ने सजा इंपोज की। कैसे? वो थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो प्रूव हुआ है थ्रू कन्फेशन, कन्फेशन के थ्रू प्रूव हुआ है, पर बाद में वो बंदा बिफोर एग्जीक्यूशन अपनी उस कन्फेशन से मुकर जाता है, रिट्रेट कर जाता है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम उस बंदे को ऊपर हद पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हद पनिशमेंट इंपोज नहीं करेंगे। पहली सिचुएशन तो ये कि बाबा वो बंदा अपने उस कन्फेशन से रिट्रेक्ट कैसे हो सकता है, क्या वजूहत होगी जो रिट्रेक्ट होगा बंदा, यानी वो कोर्ट जो है कंसीडर करेगी कि हाँ वाकई जो इन्होंने कन्फेशन की थी अब ये रिट्रेक्ट हो सकता है। कोई बताएगा बाबा? सर वही चीजें आ जाती हैं इधर पीओसी में बताया गया, आर्टिकल 37 में बताया गया कि कन्फेशन मेड अंडर द थ्रेट inducement or through promise after that person reject from that confession, then it is possible that the execution may be revoked। बिल्कुल यही सिचुएशन है बाबा, यानी अगर उस कन्फेक्शन में ये सारे इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, वो कन्फेशन कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। अब वो बंदा अगर रिटेट कर रहा है, कह रहा है कि मुझे फियर था, फला बंदे ने फियर दिया था, अगर आप कन्फेशन नहीं करेंगे, जुर्म को एतराफ नहीं करेंगे तो मैं आपको मार दूंगा, इस वजह से मैंने कन्फेशन की थी। अगर वो बाद में मुकर जाता है तो वहां पर उस बंदे के ऊपर हद पनिशमेंट जो है वो इन्फोर्स नहीं होगी। समझ आया? जी सर बिल्कुल। ओके,
अब हम दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। बाबा मेरा सवाल ये था कि वो बंदा उस एविडेंस से, उस कन्फेशन जो थी, उस कन्फेशन से रिट्रैक्ट कैसे हो सकता है? जो हमने सिचुएशन डिस्कस की आर्टिकल 37 क्यूएसओ वाली, जो जुबैर ने हमें बताई कि 37 में बताया गया अगर कोई भी कन्फेशन जो है वो उसके अंदर इंड्यूसमेंट आ जाती है, उसके अंदर फियर आ जाता है या उसके अंदर थ्रेट आ जाता है, तो वहां पर वो कन्फेशन कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। सर अब सवेरा समझ आयो? सर जी बाबा। सर ये जो कन्फेशन था रिट्रैक्ट तो करे यो ड्यूरिंग केस में तो करे या आफ्टर डिसीजन ऑफ द कोर्ट जे बाद में तो करे रिट्रैक्ट? बाबा बिफोर एग्जीक्यूशन कब भी कर सकता है, एट एनी स्टेज। यानी कोर्ट ने उसको सजा सुना दी। अब मैंने क्या बताया था, सजा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब वो अपील के थ्रू फेडरल शरीयत कोर्ट जो उसकी अपीलेट कोर्ट है उसको कंफर्म नहीं कर रही। तो क्या पता उस कोर्ट के दौरान वो कहता कि मैंने जो कन्फेशन किया था वो कन्फेशन फियर की वजह से किया था, थ्रेट की वजह से किया था, इंड्यूसमेंट की वजह से किया था, तो वहां पर वो पनिशमेंट कंफर्म भी नहीं होगी। तब कंफर्म नहीं होगी तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। जी सर क्लियर है। ओके जी आसिया बीबी जो केस लिया है ना सर, उन पहिरियां कन्फेशन कई हुई, बाद में रिफ्लेक्शन कई। के बाबा? आसिया बीबी जो सर जेको ब्लास्फेमी वारो केस हुयो, बिल्कुल बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट ने तब तो उसको जो है ना रिहाई दी थी। जी सर बिल्कुल। ठीक है ना बाबा? आर्टिकल 37 में आपने ये एग्जांपल डिस्कस किया होगा। समझ आया जुबैर? जी सर बिल्कुल। ओके, अब हम आगे चलते हैं। दूसरी जो सिचुएशन है कि इफ एनी विटनेस रिसाइल्स फ्रॉम हिज एविडेंस। सिचुएशन नंबर 2 इसको लिखें ए। सिचुएशन नंबर बी, इफ एनी विटनेस resign from his evidence। अगर विटनेस जो है, शाहिद जो गवाही दे रहा है, जो गवाह है, वो अपने एविडेंस से रिसाइल हो जाता है। अब रिसाइल किसे कहते हैं बाबा? हाँ बाबा। मतलब एविडेंस लेकर उनका हटी बिल्कुल, यानी उस एविडेंस जो उन्होंने शाहिदी दी है, जो गवाही दी है, उस गवाही से हट जाता है। यानी वो कह रहा है कि मैंने जो गवाही दी थी इस वजह से गवाही दी, मुझे थ्रेट था, इंड्यूसमेंट थी, फला बंदे ने मुझे थ्रेट दिया था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर गवाही दी थी। अब क्या होगा, उस गवाही अगर वो बंदा रिसाइल हो जाता है, अपने बयान से हट जाता है, या कभी कभार क्या होता है आपने देखा होगा उस अपनी स्टेटमेंट से बंदा जो हट जाता है, तब वो बंदा अक्यूट हो जाता है। यानी अगर उनके बीच में कंप्रोमाइज हो जाता है, कंप्रोमाइज के बाद जो विटनेस, जो कंप्लेनेंट होते हैं, वो अपने बयान को चेंज करते हैं। अगर यहां पर भी ये सिचुएशन है, अगर वो अपने स्टेटमेंट से, अपनी एविडेंस से हट जाता है, रिसाइल कर जाता है, तो वहां पर भी हद पनिशमेंट जो है वो इन्फोर्स नहीं होगी। क्लियर सर? समझ? ओके बाबा, अब हम आगे चलते हैं। अगली सिचुएशन है इफ कंप्लेनेंट या इफ विक्टिम withdraw from his allegation। if victim withdraw from his allegation
आर स्टेट्स दैट, या वो बयान करता है कि कन्फेशन, क्या कहता है, कन्फेशन इज फॉल्स, या वो कहता है विटनेसेस गिव फॉल्स एविडेंस। अब देखें, अब अगर विक्टिम जो है, जो कंप्लेनेंट है, जिसका राइट वायलेट हुआ था, वो अपनी कंप्लेन से विथड्रॉ कर जाता है, तो वहां पर भी उस सिचुएशन में हद पनिशमेंट इंफोर्स नहीं होगी। या वो कहता है, खुद बयान देता है कि कन्फेशन जो इस बंदे ने की थी, इसको मैंने इंड्यूस किया था, इसको मैंने थ्रेट दिया था, इस वजह से इन्होंने कन्फेशन किया था। मुझे किसी दूसरे बंदे ने कहा था कि यही मुल्जिम है, पर ये मुल्जिम नहीं है, मुल्जिम तो वो बंदा है। तो उस बंदे के ऊपर, जिसके ऊपर वो कह रहा है कि कन्फेशन इन्होंने जो की है मेरे बियर की वजह से की है, मैंने इसको थ्रेट दिया था तब इन्होंने की है, वो अपनी एलिगेशन से विथड्रॉ कर देता है, या कहता है कि मैंने जो इनके ऊपर जो गवाही दी है इस बंदे ने, वो गवाही झूठी है, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी फैक्ट शामिल नहीं है। तो उस सिचुएशन के अंदर उस बंदे के ऊपर जो मुल्जिम है, जो जिसके ऊपर हद पनिशमेंट कोर्ट ने इंपोज की है, वो हद पनिशमेंट इंफोर्स नहीं हो सकती। समझ आया बाबा? जी सर। जी सर। हाँ बाबा। सर अब हम आते हैं, जी बाबा। सर ये जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखवाई हुई थी सर, व्हेन ऑफेंडर रिटर्न द स्टोलन प्रॉपर्टी, सर इसको एक बार रिपीट तो करिएगा सर। बाबा देखिए, आप जो ना बाद में पूछते हैं कि सर जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ी थी अब वो रिपीट करेंगे, क्या आपको अच्छा लगता है? सर ये नेटवर्क इशू था ना सर, तो वॉइस आपकी कट रही थी, ये वजह थी सर। उस वक्त आप पूछा करें, जिस वक्त मैं पूछता हूँ ना कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप उसे पूछें। देखिए बाबा, जब अफेंडर के सामने सरेंडर कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर उस बंदे के ऊपर हद पनिशमेंट इंपोज नहीं होगी। ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ी सेक्शन नंबर 10 की। अगर कोई अफेंडर प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहा है और कोर्ट के सामने सरेंडर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर हद पनिशमेंट जो है वो इंपोज नहीं होगी। समझ आया बाबा? जी जी सर, थैंक यू सर। ये क्वेश्चन है सर। जी जी सर, the question is that there are some of the offenses which are compoundable or some are not. So suppose the case is related to zina, and you are saying that when complainant return his complaint, then his punishment shall not be enforced. Suppose in PPC we are taught that some of the cases are not compoundable. Even when the complainant return his application, the prosecution shall be deal according to the government. बाबा देखिए ना, यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है। वो विथड्रॉ कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल में जिसके ऊपर इल्जाम लगाया, वो इल्जाम जो है, अब उस इल्जाम से, उस एलिगेशन से विथड्रॉ करता है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। पीपीसी के अंदर आपने पढ़ा होगा, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस से वापस में सुलह करते हैं, सुलह करने के बाद जो कंप्लेनेंट और उनके जो विटनेसेस होते हैं वो अपने बयान को तब्दील कर देते हैं, उस वजह से वो बंदा जो है वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो विथड्रॉ करता है। विथड्रॉ भी जो होगी वो एज पर लॉ होगी। ऐसे नहीं है कि बस आया कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं।
अगर वो बंदा उसके ऊपर झूठा इल्जाम साबित हो रहा है, उसके ऊपर भी ताज़ीरी पनिशमेंट उसको भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसने बाबा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा। आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा पीपीसी में 182 और 211, फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स चार्ज। उन्होंने झूठा जो इल्जाम कंप्लेंट फाइल हो सकती है। आपने किसी बंदे का इतना राइट वाइलेट क्यों किया? वो बंदा बेगुनाह था, बेगुनाह के ऊपर आपने इल्जाम क्यों लगाया? अब उसके ऊपर उलट जो है ना प्रोसीडिंग चलेगी। बिल्कुल सर, यही था ना बाबा सवाल आपका? सर यही है, लेकिन मसला ये है ना कि सपोज अगर कंप्लेनेंट को जो है ना को गायब करा दिया है, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट को स्टेट को एज अ कंप्लेनेंट शामिल नहीं किया जाएगा। आपने सेक्शन नंबर 311 है या 310 में अंदर लिखा हुआ है कि अगर पार्टी अब आपस में सुलह करते हैं, सुलह करने के बाद भी स्टेट खुद उसका केस अगर जज को लगता है कि वाकई इन्होंने ऑफेंस किया है, तो स्टेट के बिहाफ पर भी उसको पनिशमेंट हो सकती है, जैसा कि आपने शारफ कत्ल केस देखा है। बिल्कुल हुआ था। ये हो सकता है बाबा, क्योंकि पूरी पीपीसी इन ऑर्डिनेंस के ऊपर एप्लीकेबल है। जहां पर इस ऑर्डिनेंस में कोई चीज नहीं बताई गई, वहां पर पीपीसी को फॉलो करेंगे हम। पीपीसी के अंदर बताया गया है कि अगर कोई बंदा है, उसके ऊपर भले पार्टी आपस में सुलह करते हैं, नियत अमाउंट मिल जाता है या बदले सुलह में सुलह अमाउंट तो मिल जाता है, पर फिर भी स्टेट को अगर लगता है कि स्टेट उसको ताज़ीरी पनिशमेंट इंपोज कर सकती है। ओके, थैंक यू सर। ओके बाबा, ओके, ठीक है बाबा। जी सर, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक और किसी का सवाल है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम अगली सिचुएशन के ऊपर चलें। अब हम आगे चलते हैं। अगली जो सिचुएशन है, पेन लेफ्ट हैंड when left hand thumb comma when left hand or thumb or two fingers or two fingers of left hand when left hand thumb or two fingers of left hand अगर राइट और लेफ्ट या टू फिंगर्स ऑफ राइट हैंड और राइट फुट ऑफ ऑफेंडर ऑलरेडी मिसिंग, अगर इनमें से कोई भी आर्गन जो है ऑलरेडी मिसिंग है, तो वहां पर उस ऑफेंडर के ऊपर हम हद पनिशमेंट इंपोज नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा है, उनका इन आर्गन में से कोई भी आर्गन ऑलरेडी मिसिंग है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उस बंदे के ऊपर हम हद पनिशमेंट इंपोज नहीं करेंगे।
समझ आया बाबा? सर पोते तादीरी पनिशमेंट इंपोज थींदस ने। तो तादीरी पनिशमेंट, आपने पीपीसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। वहां पर भी हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी बंदे का ऑलरेडी हैंड मिसिंग है तो वहां पर उसको के साथ पनिशमेंट इंपोज नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम दियत या तादीरी पनिशमेंट इंपोज करेंगे। यही सिचुएशन इस पर, यहां पर यही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ऑलरेडी उसका कोई आर्टिकल मिसिंग है तो हम अदर पनिशमेंट इंपोज नहीं करेंगे। क्लियर है सर? समझ आया बाबा? जी सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 डील विथ रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी वो स्टोलन प्रॉपर्टी जो है कब रिटर्न हो सकती है। सेक्शन नंबर 12, रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। वो स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो कब रिटर्न हो सकती है। तो यहां पर इस सेक्शन के अंदर बताया गया है, इफ स्टोलन प्रॉपर्टी found in original shape, अगर वो स्टोलन प्रॉपर्टी जो है आप ओरिजिनल शेप में फाउंड करते हैं एंड कैन बी आइडेंटिफाइड, and can be identified, then stolen property must be returned to the victim। देखिए, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी जो है, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी ओरिजिनल शेप में है, यानी उसको कोई उस प्रॉपर्टी को की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है, अब तक मौजूद है प्रॉपर्टी, कितना भी टाइम गुजर जाता है और प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जिस हालत में प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बाइक है, फॉर एग्जांपल बाबा कोई कार है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब वो प्रॉपर्टी उस बंदे को वापस की जाती है, वो रिटर्न की जाती है। जो हमने पढ़ा था ना, वो रिटर्न करना चाहता है। अब वो प्रॉपर्टी ओरिजिनल शेप में होनी चाहिए और आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि बाबा ये प्रॉपर्टी पहचान जा सके कि ये वही प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के बदले में कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे, कि कोई बंदा जो है उस प्रॉपर्टी के बदले में कोई दूसरी प्रॉपर्टी जो है आपको दे, नहीं, वो सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी उन्होंने थेफ्ट की है वही प्रॉपर्टी वापस करेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर उस बंदे के ऊपर अदर पनिशमेंट इंपोज नहीं हो सकती। पर यहां पर क्या है, अगर वो प्रॉपर्टी ओरिजिनल शेप में है, अगर वो प्रॉपर्टी जो है ओरिजिनल शेप में है तो वो प्रॉपर्टी उस विक्टिम को वापस की जाएगी। पर अगर यहां पर ये सिचुएशन हो जाए कि प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी ओरिजिनल शेप में नहीं है या प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, या प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, इफ प्रॉपर्टी लॉस्ट
are used up। हाँ बाबा, तो यहां पर क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा अगर प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है? सर विक्टिम को अमाउंट पे किया जाएगा सर, उसके बदले सर। जी बाबा, और कोई बताए? सर मुझे ख्याल में पनिशमेंट लायबल थी सके। बिल्कुल, सजा में अगर नहीं। इस सिचुएशन के अंदर प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ओरिजिनल शेप में नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसके ऊपर हद पनिशमेंट इंपोज करेंगे। हमने पढ़ा सेक्शन 10 में, अगर प्रॉपर्टी वापस कर रहा है, कोर्ट के सामने सरेंडर कर रहा है, पर यहां पर वो वापस होने के लिए कैपेबल नहीं है वो प्रॉपर्टी, तो वहां पर उसके ऊपर हम हद पनिशमेंट इंपोज करवाएंगे। पर अगर उस अफेंडर को एक दफा हद पनिशमेंट इंपोज हो गई, अगर उस बंदे के ऊपर, उस अफेंडर के ऊपर एक दफा हद पनिशमेंट इंपोज हो गई, क्या वो बंदा फिर भी लायबल है प्रॉपर्टी वापस करने के लिए? तो इस सेक्शन के अंदर हमें बताया गया है, इफ एंड अफेंडर, इसके साथ ही लिखें एंड अफेंडर कंप्लीट हिज पनिशमेंट। अगर अफेंडर जो है अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट कर जाता है, देन ही शैल नॉट लायबल फॉर कन्विक्शन। देन रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी लिखे बस। अगर वो पनिशमेंट उसकी पूरी हो जाती है, उसके ऊपर हद पनिशमेंट एग्जीक्यूट हो गई, तो वहां पर वो बंदा अब लायबल नहीं है प्रॉपर्टी वापस करने के लिए। अगर एक दफा उसको पनिशमेंट हो गई, पनिशमेंट कोर्ट ने उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाई, तो उस सिचुएशन में हद पनिशमेंट उस इंपोज होने के बाद वो बंदा लायबल नहीं है कि वो क्या करे, तो हमने सेक्शन 11 में क्या पढ़ा, पहली सिचुएशन पढ़ी हमने कि अगर वो अफेंडर के ऊपर जो हद पनिशमेंट इंपोज हो रही थी वो कन्फेशन के थ्रू, अगर वो बंदा उन कन्फेशन से रिटेन कर जाता है, फिर हद पनिशमेंट इंपोज नहीं होगी। दूसरी, अगर विटनेस अपने स्टेटमेंट से रिसाइल कर जाता है, तो वहां पर भी हद पनिशमेंट इंपोज नहीं होगी। तीसरी, अगर विक्टिम जो है अपनी एलिगेशन से विथड्रॉ कर जाता है, तो कहां पर पेशन हमने पढ़ी कि बाबा अगर उनका लेफ्ट हैंड, थंब या 2 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड ऑलरेडी मिसिंग है, वहां पर भी पनिशमेंट इन्फोर्स नहीं होगी। अब सेक्शन 12 में हमने पढ़ा कि रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कब रिटर्न की जाएगी, जब वो ओरिजिनल शेप में हो और वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हो सके, वहां पर प्रॉपर्टी रिटर्न होगी। अब उसके ऊपर हद पनिशमेंट इंपोज नहीं होगी, पर अगर प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है उसको हद पनिशमेंट दी जाएगी। पर एक दफा हद पनिशमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अब बंदा लायबल नहीं है प्रॉपर्टी को रिटर्न करने के लिए। समझ आया बाबा? जी सर। जहां तक कोई सवाल किसी का, सेक्शन नंबर उनको रिलेट किया था हमने काइंड्स ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट के काइंड से रिलेट किया था सेक्शन 4 से, 4 को फिर रिलेट किया था 13 और 14 से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 15, जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर दूसरे काइंड का जो ऑफेंस बताया गया है वो है हराबा। सेक्शन नंबर 15 के अंदर हराबा। तो बाबा इसको थोड़ा गौर से समझना है आपको,
कि हम हराबा किससे कहते हैं? हराबा हम कहते हैं when one or more person take away the property of another person when one or more person take away the property of another person by using force यूज करके or cause wrongful restraint या किसी को wrongful restrain कर जाता, किसी ऑफेंडर के विक्टिम्स के साथ करता है ताकि उससे प्रॉपर्टी छीनी जा सके, or put in fear of hurt or death, या उसको हर्ट का फियर दे रहा है या डेथ का फियर दे रहा है, हर्ट और डेथ का फियर देकर उससे जो प्रॉपर्टी छीन रहा है, इस अफेंस को हम क्या कहते हैं? इस अफेंस को हम हराबा कहते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा गौर से समझें। जब कोई एक बंदा या एक से ज्यादा बंदे क्या करें? प्रॉपर्टी को छीन रहे हैं। अब थेफ्ट में भी प्रॉपर्टी छीनी जा रही थी, टेक अवे हो रही थी, यहां पर भी प्रॉपर्टी टेक अवे हो रही है, वही मूवेबल प्रॉपर्टी, पर बाय यूजिंग फोर्स यूज करके, यानी जबरदस्ती उससे प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। वो प्रॉपर्टी जो है उस बंदे से जबरदस्ती छीनी जा रही है, या वो क्या कर रहा है? अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? हाँ बाबा। सर के मानो के जगह से पाबंद मतलब कि रोकण, बिल्कुल, यानी गैर कानूनी उसको किसी जगह के अंदर रोकना, यानी जबरदस्ती उसको उसके ऊपर फोर्स यूज करके ताकि ये बंदा यहां पर रुक जाए, और रुकने की वजह से उसे प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। ऐसे करते हैं ना, फोर्स यूज करते हैं किसी गाड़ी को जो है ना रेस्ट्रेन करते ताकि ये गाड़ी जो रुक जाए और उससे वो प्रॉपर्टी छीनी जाती है, इसको हम हराबा कहते हैं। या वो क्या कर रहा है? उस विक्टिम के को फियर दे रहा है, इस चीज का फियर दे रहा है, या तो ग्रीवियस हर्ट का फियर दे रहा है, या उसको क्या दे रहा है? डेथ का फियर दे रहा है। अब वो ये फियर देकर फोर्स यूज करके रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करके उससे जो प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, वो टेक अवे की जा रही है, उसको हम हराबा कहते हैं। समझ आया? जी सर। अब ये बेसिकली हराबा में कौन से ऑफेंसेस के बारे में कॉन्सेप्ट दे रहा है? पीपीसी में आपने पढ़े थे, कोई बताएगा? सर इसमें थेफ्ट, टेररिज्म सर ये इंक्लूड हो सकते हैं सर? जी बाबा। सर ये जो हराबा ये अगेंस्ट बाबा, टेररिज्म की बात यहाँ पर कहाँ आ गई? मैं पूछ रहा हूँ पीपीसी के अंदर ये कौन से ऑफेंस के बारे में हमें बता रहा है? सर थेफ्ट, सर जो हराबा है थेफ्ट का काइंड है सर, थेफ्ट। अब थेफ्ट और हराबा में आपको फर्क समझ में नहीं आ रहा गजल? सर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ सर ये काइंड हुआ ना सर थेफ्ट का? आप मुझे बताएं, थेफ्ट का काइंड है, मैं आपकी बात मानता हूँ, अब इसमें थेफ्ट और इसमें फर्क क्या है? आप ही मुझे बताएं।
इसमें सर एक्सटॉर्शन यूज हो रही है सर, फोर्स यूज कर रहे हैं सर हम किसी भी सर विक्टिम के ऊपर के, उससे सर प्रॉपर्टी छीनी जा रही है सर, वो तो फर्क क्या निकला? सर इसमें सर एक्सटॉर्शन सर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन क्या है? इसमें हराबा में फर्क ये है कि थेफ्ट जो होती है यानी कि जिससे थेफ्ट होती है विक्टिम को जो है ना इल्म में लाए बगैर होती है, यहाँ पर तो फोर्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो बीपीसी के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी छीनी जाती है वहां पर फोर्स यूज होता है? वो कौन कौन से? रॉबरी सर, रॉबरी, एक रॉबरी, दूसरी डकैती। आपने पढ़ा था बाबा? जी सर। अब रॉबरी और जी सर पढ़ाया था ना। अब रॉबरी और डकैती में क्या फर्क है? फिर ये पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। सर 5 या 5 से ज्यादा बंदे हो जाएं तो फिर वो डकैती हो जाती है। बिल्कुल 5 से लोग कम है तो वो रॉबरी है। यानी फोर्स यूज करके किसी बंदे के ऊपर हर्ट या फियर, डेथ का फियर देकर प्रॉपर्टी को छीनना, ये क्या होती है? ये होती है रॉबरी या ये होती है डकैती। ये क्या होती है? ये होती है रॉबरी या डकैती। जब 5 से कम बंदे होंगे तो वो रॉबरी कहलाएगी, जब 5 से ज्यादा लोग होंगे तो वो डकैती, 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं वो डकैती कहलाएगी। यानी जबरदस्ती किसी से प्रॉपर्टी छीनना, उन दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम यहां पर कह रहे हैं हराबा। अब समझ आया? क्लियर सर। यहां तक किसी का सवाल है तो पूछे बाबा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हराबा किसे कहते हैं? जो जुबैर ने फर्क बताया कि थेफ्ट और हराबा में क्या फर्क है, वहां पर बाबा कोई भी फोर्स यूज नहीं होता, वहां पर फियर पैदा नहीं किया जाता। हमने क्या पढ़ा था? थेफ्ट में प्रॉपर्टी सीक्रेटली टेक अवे होनी चाहिए, यहां पर सीक्रेटली नहीं हो रही है, यहां पर उस बंदे की प्रेजेंस में उससे जबरदस्ती छीनी जाती है, तो इसको हम हराबा कहते हैं। थेफ्ट और हराबा में ये फर्क है। पहली पॉइंट कि वो सीक्रेटली हो रही थी और उस विक्टिम को नॉलेज में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं हो रहा था, और उस विक्टिम के ऊपर फोर्स यूज नहीं हो रहा था। यहां पर विक्टिम के ऊपर फोर्स यूज हो रहा है, विक्टिम को फियर पैदा कर रहे, उसकी प्रेजेंस से उससे प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हराबा कहते हैं। समझ आया बाबा? जी सर। जी सर। जी बाबा, कोई सवाल? सर क्वेश्चन ये हुआ था सर, रॉबरी एक्सटॉर्शन में सिर्फ इमीडिएट गेट फियर ना हुआ, तो हिते हराबा जो कॉन्सेप्ट सिर्फ रॉबरी का है या एक्सटॉर्शन का भी कॉन्सेप्ट मिले दो? मैंने पहले ही आपको बताया एक्सटॉर्शन से भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस बंदे को फोर्स यूज कर रहा है या उसको फियर काज कर रहा है खुद को या उसके किसी दूसरे बंदे को, कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी मुझे ना दी तो मैं आपके भाई को मार दूंगा। तो क्या ये बाबा जबरदस्ती नहीं हो रही? बिल्कुल है सर, हो रही है बिल्कुल सर। तो इस सिचुएशन में एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है इस हराबा में इंक्लूड हो सकते हैं। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 16 में कि हराबा प्रूफ कैसे होगी, जो हमने सेक्शन नंबर 7 में पूरा जो डिटेल में पढ़ा था कि थेफ्ट कैसे प्रूव हो रही है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाकर हराबा और थेफ्ट में डिफरेंस मालूम करेंगे, लिखेंगे, और उसके साथ आप प्रूफ ऑफ हराबा में लिखेंगे, जो सेक्शन नंबर 7 में बताया गया है वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अगले क्लास के अंदर हम सेक्शन नंबर 17 से ऑनवर्ड जो है अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबा?